हाँ जी डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो बच्चा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एटम का। क्लास 12 के लिए एटम जो अपना मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बच्चों, एटम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एटम की बात करूं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी पार्टिकल है ना, वो इनविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इनविजिबल पार्टिकल जिनको हम लोग देख नहीं सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एटम। सपोज इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम की बात करें तो क्या बोला मैंने? इनविजिबल पार्टिकल थ्रू विच द पार्टिकल इज मेड, जिससे पार्टिकल बना है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो एटम के बारे में कई साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी राय रखी। तो सबसे पहले जे थॉमसन आए बेटा, जे थॉमसन। उन्होंने प्लम एंड पुडिंग मॉडल के नाम से एक अपना पोस्टुलेट रखा कि भाई प्लम एंड पुडिंग की तरह आपका एटम होगा, जिसके अंदर बोला गया कि जैसे तरबूज है ना बच्चों, तरबूज वाटरमेलन, जिसके अंदर बीज है, तरबूज के अंदर जैसे बीज है वैसे एटम की स्ट्रक्चर है। बट ये फेल हो गई थी ये थ्योरी। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है बेटा? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग। रदरफोर्ड ने क्या करा? एक गोल्ड फॉइल ली बच्चों। क्या ली? गोल्ड फॉइल। और उस गोल्ड फॉइल की बात करें तो गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड की फॉइल लेने का उनका रीजन क्या था वो भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है और यहां पर एक ना ZnS की स्क्रीन, जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन यहां पर रखी। जो अल्फा पार्टिकल इस अपने गोल्ड फॉइल को जाकर टकरा रहे थे, उनको ऑब्जर्व करा कि वो स्क्रीन पे कहां पर जाकर लाई कर रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो अल्फा पार्टिकल थे ना, मोस्टली अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे जा रहे थे, यानी इस वाले पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करे। यानी इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन था ना वो नामात्र था, कुछ नहीं था। पहला ऑब्जर्वेशन उसका क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे गए। सेकंड उनका ऑब्जर्वेशन ये था बच्चों कि 0.14% पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, यानी जिसका डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से कैसा था बच्चों? ज्यादा था। कितने का? 0.14% का। और नेक्स्ट उन्होंने बोला, जो ऑब्जर्व करा कि 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जिसका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। इसके बेसिस पर, इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर उन्होंने एक अपना मॉडल सेट करा कि इस तरह का मॉडल होगा एटम का, जो हम लोगों को उन्होंने बताया। क्या क्या बताया? नंबर 1 उन्होंने बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस है ना एम्प्टी होगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होगा? मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, यानी लगभग जो स्पेस है वो एम्प्टी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, गोल्ड फॉइल से जैसे स्ट्राइक करे ना बच्चों, तो डिफ्लेक्शन उसका नामात्र होगा। इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई ओपनिंग थी जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसको हीलियम 2+ के नाम से जानते हैं। इसका चार्ज कितना होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना होता है? 2e। कितना चार्ज होता है? 2e। बिकॉज एक प्रोटॉन की बात करूं, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है e, और e को हम लोग लिखते हैं बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो इसके बेसिस पर उन्होंने और क्या बताया कि पहली बात तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। नंबर 2, ये जो एटम है ना, एटम क्या होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। एटम इज न्यूट्रल। और जो अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसका रीजन क्या था? उनको एक सेंटर के ऊपर पॉजिटिवली कंसंट्रेटेड चार्ज मिला होगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए बेटा? पलटी मार गए, यानी डिफ्लेक्ट हो गए। तो बता दिया कि सेंटर के ऊपर क्या होगा? कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पर ये मान के चल सकते हैं कि सारा का सारा मास यहां पर कंसंट्रेटेड है। दूसरी बात उन्होंने बताई इसी के अंदर कि भाई जो एटम है वो न्यूट्रल था, यानी इसके बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने यहां पर क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होंगे। चले, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या कर रहे हैं बेटा? इस न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस क्या था? वो सेंट्रल कोर थी, उसके अराउंड क्या कर रहा था? रिवॉल्व कर रहा था।
जैसे जैसे हम लोग यूं कहें कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। कौन, इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहला क्या बोला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। दूसरी बात क्या बोली कि जो पॉजिटिवली चार्ज था ना वो कहां पर कंसंट्रेटेड था बच्चों, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड था, यानी यहां पर सारा का सारा मास भी माना गया कि कंसंट्रेटेड है। और दूसरी बात कि इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई, ये इनका पोस्टुलेट था जो हम लोगों को उन्होंने बताया, मोटी मोटी बात जो थी। अब हम लोग बात कर ले कि इन्होंने गोल्ड की फॉइल क्यों ली। देखो गोल्ड एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं। जैसे मैं इन 3 फिंगर्स की बात करूं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम है। अगर मैं 1 फिंगर हटा दूं तो अब कितने एटम बच गए बेटा, 2। अब कितने बचे, 1। क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं ना तो सामने 1 एटम चाहिए था ताकि हम लोग उससे सारे कंक्लूजन निकाल सके। और ये प्रॉपर्टी किसमें थी जिसको हम लोग थिन कर सकते थे, वो थी बेटा गोल्ड के अंदर। क्योंकि गोल्ड को हम लोग बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं। देखते हो कि जो हम लोग ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड के होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले होते हैं बच्चों। तो ये गोल्ड की प्रॉपर्टी थी, इसलिए उन्होंने क्या लिया बच्चों, गोल्ड लिया। और ये वाली बात भी बोली गई कि जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए गए ना उनकी जो एनर्जी थी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली गई। कितनी ली गई बच्चों, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो ये किसकी बात थी, हमारे रदरफोर्ड की बात थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था भाई कि सेंटर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होगा। और यहां से जैसे अल्फा पार्टिकल आया ना बच्चों तो वो यहां तक पहुंच नहीं पाया था। किसके पास नहीं पहुंच पाया था, इस पॉजिटिव के पास नहीं पहुंच पाया था। उसका रीजन क्या था, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा बच्चा, पलटी मारना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे ही पलटी मारकर यहाँ से जाने लगा तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि ये जो डिस्टेंस थी ना, जितना वो किसके पास आ चुका बेटा, न्यूक्लियस के पास आ चुका, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, यानी वो वाली डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को अप्रोच करा, न्यूक्लियस के पास गया, उस डिस्टेंस को क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल थे ना वो कितने थे, जेड पार्टिकल थे, यानी जेड पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिव थे। अब इनकी बात करूं तो यहां पर हम लोग एनर्जी कंजर्व करेंगे। कैसे कंजर्व करेंगे, देखो यहां पर जब अल्फा पार्टिकल आया था तो उसके पास क्या थी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था इनिशियली। पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं, वो कितना होता था बेटा, K Q1 Q2 by R, ये पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट था। ठीक है, अच्छा अब जैसे जैसे R बढ़ती जाएगी ना बच्चों, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना वो कितनी थी, 0 थी। इस वाले पॉइंट पर सिर्फ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां तक आएगा तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस जो है ना वो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा था बच्चा, वो उन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा था। न्यूक्लियस क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा था। यहां तक आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यानी इस वाले पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, देखो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते ना, हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, तो देखते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट कितना था, K Q1 Q2 by R। K को लिख सकता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना था, जो पार्टिकल यहाँ पर थे, जो कितने थे बेटा, Z into E। ये चार्ज किसका था, इस न्यूक्लियस का। और बात करूं आया कौन इसके पास, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, मैंने अभी बताया, अल्फा को हम लोग क्या मानते हैं, हीलियम 2+ मानते हैं बच्चा। यानी उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव का होगा बच्चा, कितना, 2 into क्या, E। E क्यों लिखा, क्योंकि एक पार्टिकल, एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E होता है और 2 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बच्चा, 2E। उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों के बीच के सेपरेशन से। और ये सेपरेशन हम लोगों ने किससे डिनोट कर रखा है,
आर नोड से, तो ये आ जाएगा बच्चा आर नोड। अच्छा, अब देखो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर थी, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो था ही नहीं ना, और यहां पर टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी बेटा, यहां पर टोटल एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और इनिशियल और फाइनल एनर्जी कैसे रहती है आपकी, इक्वल रहती है ना, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2ze², मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट और कुछ नहीं, 4πε0 इनटू क्या आर नोड। यहां से अगर मैं आर नोड की बात कर दूं तो आर नोड कितना हो जाएगा बेटा 2ze² बाय कितना, 2ze² बाय 4πε0, और यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और कर लेंगे। मैंने बोला कि यहां पर क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता था, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल आया, अगर ये जो सेंट्रल लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है ना बच्चा, ये सेंट्रल लाइन बोलते हैं इसको, जो मैंने जो न्यूक्लियस की अलाइन हो, न्यूक्लियस की तरफ उस लाइन को क्या बोल दिया हम लोगों ने, सेंट्रल लाइन। तो रदरफोर्ड ने जैसे एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ये वाली बात बताई कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस सेंट्रल लाइन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आ रहा है ना, तो इस डिस्टेंस को क्या बोल दिया, इंपैक्ट पैरामीटर बी, क्या बोलते हैं इसको, इंपैक्ट पैरामीटर, और जिसको लिखते हैं बी से। और ये क्या बेटा, वेलोसिटी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल जितना ज्यादा पास आएगा सेंट्रल लाइन के, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसा आएगा बेटा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया, यानी जाना तो उसको सीधा था, गया इधर। अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर घट जाता है, यानी कैसा हो जाता बेटा, अगर सेंट्रल लाइन के अलोंग आता तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये यहां से पलटी मार जाएगा। ठीक है, यानी अब डिफ्लेक्शन कैसा हुआ, ज्यादा हुआ। जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग कहेंगे कि भाई जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इंपैक्ट पैरामीटर को बढ़ा दूं, यानी अल्फा पार्टिकल को सेंट्रल लाइन से काफी दूर मूव करवाऊं, अब ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंट्रल लाइन और अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इंपैक्ट पैरामीटर। अब हमारा इंपैक्ट पैरामीटर इन दोनों टर्म से क्या हो गया, इंक्रीज। जैसे इंक्रीज होगा, अब डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं आएगा, आएगा जरूर पर कम आ जाएगा। देखो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका आया, जो सेंट्रल लाइन से जा रहा था। थोड़ा इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन कैसा आया, उससे कम आया, थोड़ा और बढ़ा दिया तो और कम आएगा। अगर यहां से अल्फा पार्टिकल थोड़ा और ऊपर से जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है वो ना के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर। और इंपैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इंपैक्ट पैरामीटर के लिए उन्होंने जो रिजल्ट लिखा ना, बी को उन्होंने थीटा की टर्म में लिखा। क्या लिखा बेटा, 1/4πε0, 1/4πε0 ze²। अच्छा, अब और किसकी टर्म में बेटा, कोट थीटा यूज करा गया। यहां पर क्या लिख दिया, कोट θ/2। ये रिजल्ट है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा था। ये हम लोगों को बस थोड़ा सिंपली पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में इसकी। इंपैक्ट पैरामीटर कैसे रिलेटेड होता है बेटा, z यानी जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, इनटू e² इनटू क्या, कोट θ/2। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट करा, 4πε0 इनटू क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी बात कर दी बच्चा उन्होंने, इंपैक्ट पैरामीटर की। अच्छा, अब एंगल ऑफ स्कैटरिंग के लिए उन्होंने जो ग्राफ बनाया ना बच्चों, ग्राफ कैसा था, ये वाला, यहां पर थीटा की बात कर ले, इस वाले ग्राफ एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया बच्चों, थीटा ले लिया, और वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, नंबर्स ले लिए। जो उन्होंने ऑब्जर्व कराना कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल थे ना, उनका डिफ्लेक्शन कैसा था, कम आया था। और ज्यादा डिफ्लेक्शन किसके लिए आया, ज्यादा डिफ्लेक्शन उनके लिए आया जो पार्टिकल कैसे थे, कम थे। अच्छा, 180 का डिफ्लेक्शन, या यूं कहें कि 90 से ज्यादा डिफ्लेक्शन कितने पार्टिकल्स का आया था, तो याद करो भी थोड़ी देर पहले लिखा था, 8000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो पा रहा था। यानी जब थीटा 180 के बराबर आ जाएगा तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो है ना, वो क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो थी अपने रदरफोर्ड की जो बात थी कि उनका एटम कैसे था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट थी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट,
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर उन्होंने बोला कि जो जेड ई पार्टिकल थे ना, जेड ई चार्ज जो था वो कहां पर था, सेंटर के ऊपर, यानी उसको क्या बोलते थे हम लोग, न्यूक्लियस बोलते थे। उसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा था बच्चा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, अगर मैं ये कहूं कि ये जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तब इस इलेक्ट्रॉन और इस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोगों ने बात करी थी k q1 q2 by r स्क्वायर। k कितना होता है बच्चों 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, q1 कितना था ze और q2 कितना था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना लिख दिया हम लोगों ने e, बाय क्या, उन दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी कितना r, उसका क्या कर दे स्क्वायर। और किसी भी चीज को सर्कल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो किसके बराबर होता है बेटा, m इंटू वी स्क्वायर बाय r। m क्या है, मास, किसका मास है बेटा, जो चीज रिवॉल्व कर रही थी, और रिवॉल्व कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी किसकी लिखनी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस भी किसका लिखना है, उस इलेक्ट्रॉन का, कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है। अब देखो यहां से r स्क्वायर था, इधर r था, अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहां से इसको कैंसिल आउट कर दिया तो z e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया बच्चों, m v स्क्वायर के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, m v स्क्वायर के। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूं और रेडियस निकालने की कोशिश कर लूं तो रेडियस कितना आ जाएगा, देखो r यहां पर था ना, बाय चांस मैं यहां पर r लिखना भूल गया था, ये r देखो, क्योंकि r स्क्वायर था, एक r तो बचेगा ना। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, z e स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपली, r को उस साइड ले जाऊं, m v स्क्वायर को नीचे ले जाऊंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू क्या, v स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, r की वैल्यू आ गई, किसकी, r। अब r निकल गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब क्या इस वाली टर्म से मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर, देखो m v स्क्वायर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना। तो मैं इसी रिजल्ट को यूज करता हूं, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी ये क्या बन जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, z e स्क्वायर बाय 4 2 जा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका z e स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अगर मैं H एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम की बात करूं, तो उसके अंदर Z की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और अगर Z की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा ना, तो ये वाली वैल्यू जैसे ही 1 पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट आ जाएगा E स्क्वायर बाय कितना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलो इनमें से कोई सा भी रिजल्ट आपको अगर पूछ ले तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर कुछ भी याद नहीं करना, हमें क्या करना था, एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना था सर्कल के अंदर, उसके बीच में जो फोर्स लगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी k q1 q2 बाय r स्क्वायर, उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया बेटा, m v स्क्वायर बाय r। और जैसे ही मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, r भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होता था, अभी थोड़ी देर पहले बात करी हम लोगों ने, k q1 q2 बाय r, k को लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 कितना है सर, z e पार्टिकल थे जो कि कहां पर थे, न्यूक्लियस के अंदर, चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, तो z e लिख दिया, इनटू क्या, दूसरा चार्ज पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। याद रहे जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना तो चार्ज को विद साइन यूज करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या कर दिया बच्चों, माइनस ई डिवाइड बाय क्या, r लिख दिया। ये क्या आ गई बच्चा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं r की वैल्यू ये वाली उठाऊं और यहां पर पुट कर दूं, जैसे यहां पर पुट करूंगा तो आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z
E इंटू ई स्क्वायर, और आगे क्या था बेटा माइनस, तो माइनस को यहां पर ले, और क्या बच गया बच्चों आर। आर की वैल्यू कितना लिख दूं, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू वी स्क्वायर लिख दो बच्चों, या फिर इसको आर में रखना चाहो तो एक बार आर में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको आर में रखना चाहो तो आर में रहने दो। ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटा, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर मैं यही H एटम की बात करूं तो H एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं। H एटम की बात करूं तो Z की वैल्यू कितनी लिख दूंगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं ना बच्चों वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये क्या आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहूं तो टोटल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यही तो करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितना था सर, काइनेटिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये रही। दोनों को जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, टोटल एनर्जी आ जाएगी। और टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो ये आ जाएगी बेटा माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली इस काइनेटिक एनर्जी को जो कि हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए निकाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है। जैसे ही हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आ गई टोटल एनर्जी किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। और नेगेटिव साइन जो यहां पर आया ना बेटा वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, बाउंड करके रख रहा है। उनके बीच में जो फोर्स लग रही है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, इसकी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी वो देखते हैं। यहां तक बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए रदरफोर्ड ने क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। और क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं, यहां पर एक्सेलरेशन कहां गई सर, देखो यहां पर इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में थी, थोड़ी देर बाद में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये जो वेलोसिटी का जो चेंज हुआ ना, डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, वेलोसिटी का चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर क्या आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन आ गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। और क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वहां से क्या निकलेगी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती थी, यानी यहां से कुछ रेडिएशन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे। अल्टीमेटली इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी तो इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, अब इसकी एनर्जी जैसे ही कम हुई तो ये कौन से वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा बेटा, थोड़े नीचे वाले, यानी न्यूक्लियस के पास आने लग जाएगा। अब इसमें भी एक्सेलरेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद में ये क्या होगा, और कम रेडियस के अंदर रिवॉल्व करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये किसके अंदर समा जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। कैसा होता है कि आप लोगों ने इस मार्कर को देखा और आप इसको उठाने गए हो और ये खत्म हो गया हो, नहीं, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते क्या हुए, छोटे वाले ऑर्बिट में आए। क्यों, क्योंकि रेडिएशन निकला यार, तो एनर्जी क्या हुई, कम हुई। फिर और छोटे वाले रेडियस के अंदर धीरे धीरे कहां चले जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। और जहां पर चले जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका। क्या ड्रॉबैक था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम डज नॉट एग्जिस्ट, एटम को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ये एक्सेलरेट करेगा, रेडिएशन निकलेंगे, एनर्जी कम होगी, ये अल्टीमेटली कहां स्ट्राइक कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी बात, ये स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में ना नहीं बता पाए थे। किसके बारे में, स्पेक्ट्रम लाइन, स्पेक्ट्रम लाइन। अच्छा, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, अब देखो पहले इस ऑर्बिट में घूम रहा था, फिर नीचे वाले ऑर्बिट में, फिर और नीचे वाले में। अगर रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, जिस फ्रीक्वेंसी से आपका चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। अब यहां पर ऑसिलेशन अलग है, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यानी जो आपका ऑसिलेशन आएगा ना उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी रेडियस के चेंज होने से वो कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए इनके अकॉर्डिंग।
बट जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करा ना तो ऐसा नहीं हुआ, है ना, स्पेक्ट्रम जो था वो ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको क्या बोला कि इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी, सारी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए बच्चों अपने बोहर भाई साहब, तो सॉरी बोहर साहब आए, और बोहर ने क्या बोला कि भाई ये सब जो चीज़ें थी ना, रदरफोर्ड ने जो जो बातें करी हैं वो कुछ लेवल तक ठीक थी, तो कैसे एक्सप्लेन करा वो समझते हैं। यहाँ तक आई थिंक सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आगे चलते हैं किस पर, बोहर पर। अच्छा, बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि जो रदरफोर्ड ने काम कराना बिल्कुल सही था, यानी रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि भाई सेंटर के अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और सारा का सारा मास वहां पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है सब कुछ, बट ये जो एटम की एग्जिस्टेंस थी ना, स्टेबिलिटी थी, वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बोला कि भाई वो कैसे एक्सप्लेन करनी है, उसके लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, वो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हाँ, तो इन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जहां पर उसकी एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज नहीं होगी, पहला पोस्टुलेट। यानी इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा बच्चा, स्टेबल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। यानी ये जो है ना इसकी एनर्जी कम नहीं होगी, जो क्लासिकल थ्योरी कह रही है ना वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो इस लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग बिग बॉडीज के लिए बात करें उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पर नहीं। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि पहला इनका जो स्टेटमेंट रहा किसका, बोहर का, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सुटेबल ऑर्बिट। किसमें रिवॉल्व करेगा बेटा, सर्टेन सुटेबल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, हेंस इट डज नॉट एमिट रेडिएशन, और ये क्या नहीं रिवॉल्व करेगा, रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ की बात सोच लूं थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या था, Z पार्टिकल कितने थे, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगेगी ना वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू ई इंटू क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बाय क्या, R स्क्वायर। ये R क्या है, R है nth ऑर्बिट का रेडियस, मतलब ये nth ऑर्बिट है, पहला दूसरा तीसरा जो भी ऑर्बिट था, है ना, उस ऑर्बिट की बात करूं, nth ऑर्बिट का रेडियस, इसका क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या थी, यहां से R थी। ये किसके बराबर आया, m इंटू वी स्क्वायर बाय R के बराबर। ये किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा था, जो बोहर ने रदरफोर्ड ने बताया वही चीज इन्होंने बताई, बट इन्होंने एक कंडीशन ये लगा दी कि ये स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ये जंप नहीं करेगा। दूसरी बात, इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बच्चा L से लिखते हैं, और ये होता कितना है, ये होता है बेटा mvr, यानी मोमेंटम को हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस से। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो डायरेक्ट याद रख लें कि mvr इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो nh/2 होता है। सेकंड पोस्टुलेट में बोला एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपका, nh/2। अच्छा, अब यहां पर n क्या है, n है ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, जो भी ऑर्बिट आपको लेना हो वो आप ऑर्बिट की बात कर सकते हैं, ठीक है। और उस ऑर्बिट के अंदर रेडियस कितना था, r, और उस ऑर्बिट के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, v। h क्या है यहां पर, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, अब अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन की बात करूं, और ये वाली कौन सी इक्वेशन थी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन।
यहां से बहुत सारे यूजफुल रिजल्ट निकालूंगा, वो 1 मिनट रुकिए, उससे पहले मैं थर्ड पोस्टुलेट पे चला जाऊं। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, जहां से वो अपने आप जंप नहीं कर रहा, अगर वो जंप करेगा कहां से कहां, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी एमिट करेगा। कब, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप करेगा तब एनर्जी एमिट करेगा। कैसे, जो रेडिएशन यहां से निकलेंगे ना वो किसके बराबर आएगा बेटा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस था और यहां पर क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, और ये ऊपर वाला ऑर्बिट है। इस वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। फॉर सिंपलिसिटी में आपको बता दूं कितनी चाहिए, 10 जूल एनर्जी चाहिए। और इस वाले ऑर्बिट जो उसके पास था ना न्यूक्लियस के, उसके अंदर रिवॉल्व करने के लिए उसको चाहिए 8 जूल की। कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों, 8 जूल की। जैसे ही ये 10 जूल वाला इस वाले ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा ना, तो इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए कितनी चाहिए थी बेटा, 8। तो बची हुई 2 का क्या कर देगा, वो एमिट कर देगा। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। और वो कितना होता है बेटा, h इंटू फ्रीक्वेंसी। उसकी एनर्जी कितनी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा था, ड्यूल नेचर के अंदर। चलो, ये थर्ड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक परमिटेड ऑर्बिट से दूसरे परमिटेड ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा, तो या तो वो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। रिलीज कब करेगा, जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा। और एब्जॉर्ब कब करेगा, जब ये 8 जूल वाले यानी लोअर ऑर्बिट से कहां जाएगा, हायर ऑर्बिट यानी 10 जूल वाले के अंदर। तब उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा बेटा, अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये 3 बोहर के पोस्टुलेट थे, इसके बेसिस पे उन्होंने सारी कहानी बताई बच्चों। अब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। अच्छा चलो, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूं, बाकी सारी चीजें रिमूव कर देता हूं एक बार के लिए। ये जो दोनों आपके रिजल्ट है ना बेटा, इनको इकट्ठा लिख लेता हूं यहां पर। ये कितना, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। फर्स्ट और सेकंड जो पोस्टुलेट थे उनको साथ साथ लिख लिया। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट या यूं कहूं कि फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करूं, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इज इक्वल टू mv²। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां पर क्या था बेटा, mv, कौन सी इक्वेशन के अंदर, सेकंड के अंदर। अगर मैं इस r को यहां से हटाकर यहां पर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। और यहां से वेलोसिटी का क्या था बच्चों, स्केयर, और इस वेलोसिटी को उठाऊंगा, एक वेलोसिटी को और यहां पर ले आऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा, z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू v इज इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा, mv। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, डोंट वरी, आपका रिजल्ट सेम आएगा, है ना। आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहेगी, सर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं, अरे कुछ नहीं, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन दोनों रिजल्ट यूज करने। कौन सा, फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिक्वायरमेंट थी, जो कि किसके बराबर था, mv² बाय r। दूसरा एंगुलर मोमेंटम यानी mv इंटू r किसके बराबर था, nh बाय 2 पाई के बराबर। इन दोनों इक्वेशन से आप सारे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे तरीके से करेंगे तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो r था उसको यहाँ ले गया। सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या था, v², 8v को मैं नीचे ले आया, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, mv, और यहाँ पर भी क्या है, mv। इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक साइड mv है, यहाँ पर भी mv है, तो ये दोनों साइड क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rv। देखो ये किसके बराबर आएगा, nh बाय 2 पाई r, nh बाय 2 पाई r। ठीक है, यहां से अगर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो बेटा, हाँ कुछ मिसिंग ना रह गया हो, एक बार हम लोग चेक कर ले। mv इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई r, z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, m इनटू क्या, v², rv इधर आ गया बेटा, यहां पर बच गया आपका mv। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से अगर मैं आपकी वेलोसिटी की बात करूं या रेडियस की बात करूं, तो वो दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो बच्चा, इक्वेट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देखिए।
देखो यहां से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा z ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू v इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ये वेलोसिटी निकाल सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप वेलोसिटी निकाल लो, और वेलोसिटी का रिजल्ट कितना आया यहां पे मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर यानी z ई स्क्वायर इनटू कितना 2 पाई, इसको इधर ले आओ 2 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय क्या बेटा nh इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, nh इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको 2 पाई को अगर मैं 4 पाई से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z ई स्क्वायर बाय nh एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो z पर, z क्या है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात करो तो z की वैल्यू कितनी आती है बच्चा 1, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, 2 कांस्टेंट है, n क्या है ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, थर्ड की जो भी है, h क्या है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो बेटा कि वेलोसिटी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z बाय n की। और हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन के केस के अंदर z की वैल्यू कितनी होती है 1, और v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया n की। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी यूं कहेंगे n बढ़ता जाएगा ना, ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो वेलोसिटी का रिजल्ट हो गया। आप इसको याद नहीं करेंगे बेटा, मैं फिर से बताता हूं, आप इसको याद नहीं करेंगे, तरीका समझे, सॉल्व करेंगे, एक दो बार सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। दूसरी बात, अगर मैं ये वाली वेलोसिटी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, आप जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहो उस इक्वेशन में वेलोसिटी को पुट कर दो, यानी पहले वाले में पुट कर दो, बेशक सेकंड वाले में पुट कर दो, तो आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा बेटा रेडियस का। देखो अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन की बात करूं तो mvr इज इक्वल टू कितना हुआ करता था nh बाय 2 पाई, बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दूं, वेलोसिटी कितना था बच्चों z ई स्क्वायर बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या r इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये सारी चीजें इधर लेकर आऊंगा, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, देख लो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है सर, और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है यहां पर नहीं, तो कितना आएगा nh इनटू कितना n, यानी n का स्केयर कर दूं, h का भी क्या हो जाएगा स्केयर इनटू क्या एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा m z ई स्क्वायर इनटू क्या यहां पर था बच्चों पाई। ठीक है, अब r जो है ना, r किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, r डिपेंड करता है बेटा n स्क्वायर पर बाय क्या z, और हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के केस के अंदर z की वैल्यू फिर से मैं बता दूं कितनी होती है 1, यानी पहले ऑर्बिट के अंदर जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 1 का स्केयर, सेकंड में कितना आ जाएगा 2 का स्केयर यानी कितना 4, यानी ऐसे ऐसे करके मैं इनकी रेशो निकालने की कोशिश करूं तो r1 रेशो r2 कितना आ जाएगा बेटा, r1 रेशो r2 आ जाएगा 1 का स्केयर बाय z, यानी 1 रेशो 2 का स्केयर यानी 2 2 जा 4, n की जगह क्या पुट कर दिया 2 2 2 जा 4 बाय z, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बच जाएगा बेटा 1 रेशो 4। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करता तो कितना आ जाता 3 का स्केयर यानी 3 3 जा 9। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या निकाल ली बेटा, वेलोसिटी और रेडियस निकाल लिया। अब वेलोसिटी भी आ गई, रेडियस भी आ गया। अब अगला पार्ट क्या है हमारा यहाँ पर, अगला पार्ट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बताना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो रिजल्ट था ना, काइनेटिक एनर्जी होता है सर हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है सर, वेलोसिटी है क्या आपके पास, हाँ अभी तो निकाल, ये बड़ी वेलोसिटी सर, ये वाली वेलोसिटी वहां पर पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हाफ m, वेलोसिटी का स्केयर करना है, v कितना था, v आया z ई स्क्वायर बाय 2nh एप्सिलॉन नॉट, इसका स्केयर करूंगा तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर, e का स्केयर था ऑलरेडी, उसका स्केयर करना है तो कितना आ जाएगा e टू द पावर 4 बाय 2 का स्केयर यानी 4, n का स्केयर n स्क्वायर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर
इनटू क्या एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये क्या आ गई बच्चों काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं या फिर यूं कहो कि इसको एक मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पर स्टार लगा दिया यहां पर। और काइनेटिक एनर्जी के बाद का पार्ट क्या था हमारा पोटेंशियल एनर्जी बताना। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा, अभी काफी टाइम पहले से हम लोग बातें करते आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाय क्या R। K को लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है, Q1 क्या था बेटा, जो सेंटर के अंदर चार्ज पार्टिकल था यानी कितना Ze पॉजिटिव था और रिवॉल्व कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। मैं पहले भी बता चुका कि जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना तो चार्ज को विद साइन यूज करेंगे, डिवाइड बाय क्या बच्चों R, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये वाला रिजल्ट आपका जो हम लोगों ने यहां पर लिखा है यानी माइनस Ze² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाल चुके थे बच्चों। R कितना आया था, R आया था m² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय mZe² पाई। ये सारी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा। क्या था, m² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय क्या बच्चा mZe² पाई। नीचे वाली टर्म है रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस Ze² इनटू ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी यानी mZe² इनटू क्या पाई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m² एप्सिलॉन नॉट और है तो एप्सिलॉन नॉट का क्या कर दो बच्चों यहां पर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब जो जो चीजें कटने वाली है ना वो काट देंगे हम लोग। क्या क्या कट रहा है देखो, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है सर, पाई से पाई हम लोगों ने काट दिया। और क्या कटा, और यहां पर नहीं कुछ नहीं कटने वाला है तो हम लोग उसको एज इट इज रख देते हैं। देखो माइनस Z², क्योंकि Z और Z क्या हो जाएगा बेटा Z² e टू द पावर कितना हो जाएगा 4, Z² e टू द पावर 4 इनटू कितना m बाय क्या 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, 1/8, 4 टू 8, यानी इस वाली टर्म का ना हाफ है, इस वाली टर्म का क्या है ये हाफ। ठीक है, चलो ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब अगला काम क्या था बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐड करूंगा ना तो इनमें से ये सारी टर्म कॉमन आ जाएगी। जो जो रिजल्ट बचेगा वो लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट आ जाएगा, अगर मैं Z की वैल्यू 1 ले लूं, Z की वैल्यू 1 लेने का मतलब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख देता हूं टोटल एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों माइनस m e टू द पावर 4। देखो m माइनस m, Z को तो कितना ले लिया था 1, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी माइनस m e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h² n², 8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी टोटल एनर्जी आ गई। कितनी आ गई बच्चों, टोटल एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी आई ना ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। मास कांस्टेंट है, E क्या है, मास किसका था, जो रिवॉल्व कर रहा था यार, कौन रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू लिखते होते हैं हम लोग 1.6 × 10⁻⁻19। और 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, m क्या है, कौन से ऑर्बिट की बात करनी है हम लोगों को, h भी क्या है कांस्टेंट। यानी टोटल एनर्जी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, m² की। ठीक है, तो ये क्या आ गई बच्चों टोटल एनर्जी। और अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सारी एनर्जी अगर मैं पुट कर दूं तो टोटल एनर्जी जो आ जाएगी वो टोटल हाइड्रोजन एटम के लिए वो आ जाएगी -13.6 बाय n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, -13.6 बाय n² क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये 13.6 कैसे निकाला, मास की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा जूल के अंदर, है ना। जूल को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और ये वाली टर्म आपको हर हालत के अंदर याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें तो कितना आएगा बेटा, -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर मैं यहां से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट्स की बात करूं तो एनर्जी कितनी आती जाएगी वो भी देखिए बेटा। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी आएगी, एन को कितना ले लिया 1, तो एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आ जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो आ जाएगा -13.6 बाय कितना 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा -13.6 ही आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो कितनी आ जाएगी बेटा एनर्जी, -13.6 बाय 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं ना तो ये जो एनर्जीज आएगी वो आपको नोट कर लेनी है, वो कितनी आ जाएगी बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी इसको 13.6 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू जब मैं 3 ले लूंगा तब इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, यहां पर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 9, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं n को इंफिनिटी ले लूं यानी बहुत ज्यादा दूर की बात कर लूं तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, अगर मैं n की जगह इंफिनिटी ले लूं, एनीथिंग बाय इंफिनिटी कितना होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं, है ना। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ लेते हैं हम लोगों से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब n=1 था ना तो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दूं जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर था यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर था, कि वो वहां से एक्साइटेड होकर कहां चला जाए बेटा, इंफिनिटी पर चला जाए, यानी इसकी एनर्जी कितनी हो जाए 0। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये -13.6 की इसको 0 करने के लिए क्या करा 13.6 एनर्जी देनी पड़ी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों को एक छोटी सी सीरीज याद करनी है। सीरीज कैसी है वो मैं आपको अभी बता दूं। देखो n = 1, n = 1 था तो एनर्जी कितनी है बेटा, एनर्जी थी -13.6, और n = 2 हुआ तो एनर्जी कितनी हो गई थी बेटा, एनर्जी की वैल्यू आ गई थी -3.4, यानी ये पॉइंट यहां पर कहीं लाई करेगा। n = कितना और एनर्जी कितनी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n की वैल्यू 3 हुई, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3, तो एनर्जी कितनी आ गई थी -1.51, यानी यहां पर कहीं n = 3 और एनर्जी कितनी आ गई थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऐसे हम लोग चलते जाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट है ना, n = 4, n = 5, n = 6, ऐसे जैसे हम लोगों ने एनर्जी का लेवल बना दिया इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि ये एनर्जी का लेवल है ना। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट से, यानी ऊपर वाला कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है, यानी कौन सा, सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, जैसे ही यहां पर जंप करेगा ना तो इस वाली जो यहां से जो रेडिएशन निकलेगी, क्योंकि देखो हायर ऑर्बिट से जैसे ही लोअर ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, यानी रेडिएशन बाहर गए, कितनी बाहर गए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको नाम दे देते हैं बेटा, क्या क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट और पफर। लेमन, उसके बाद क्या बेटा, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होता है बेटा, सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहां से आते हैं, ऊपर वाले कोई से भी ऑर्बिट से आ सकते हैं। बाल्मर, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। फिर था बेटा कहां पर, थर्ड ऑर्बिट के अंदर आना, यानी ये वाला, कहीं से भी आए कोई दिक्कत नहीं बच्चों। लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फिर कौन सा था बेटा, पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, कौन से ऑर्बिट के अंदर आएगा ये, अब तो हम लोगों ने पहले में भेजा, दूसरे में, तीसरे में, अब चौथे ऑर्बिट के अंदर जो भेज रहे हैं, यानी यहां पर लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन और ब्रैकेट सीरीज। फिर बेटा पफन सीरीज, यानी उसके बाद जो आएगा कौन से ऑर्बिट के अंदर,
जो आएगा बेटा फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर उसको क्या बोल दिया, परफेक्ट सीरीज। ठीक है, चलो इनके अकॉर्डिंग हम लोग इनको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे वो आपको एक ट्रिक मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा बच्चों, है ना। आप कोशिश करिए इसको, आप ऐसे याद रहे तो ज्यादा बेटर है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ना था बच्चों। एक लास्ट टॉपिक इसका रहता था। लास्ट टॉपिक क्या था कि भाई जब यहां से यहां जंप करेगा तो कितना फ्रीक्वेंसी इससे निकलेगी, वो कैसे निकालते हैं। अगर थर्ड पोस्टुलेट की बात करूं तो ई इनिशियल माइनस क्या, ई फाइनल किसके बराबर था, एच इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर था। और फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा किसके बराबर होता है बेटा, सी के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं सी बाय लैम्डा। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये किसके बराबर आ गया बेटा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख दिया था बेटा, सी बाय लैम्डा। यहां से 1 बाय लैम्डा की बात करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बेटा 1 बाय एच सी इंटू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ई इनिशियल का मतलब इनिशियल ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी थी माइनस फाइनल ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी है। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा, इसका वेव नंबर बोलते हैं। 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं बेटा, वेव नंबर, है ना। तो वेव नंबर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ई इनिशियल की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाली थी ना बच्चों। जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले ई की आई थी यानी टोटल एनर्जी की आई थी, वो इक्वेशन यहाँ पर पुट करके हम लोग सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो लास्ट पार्ट जो था वो क्या था बच्चों, देखो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ना, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि कोई भी, डी ब्रोगली की बात करनी है अभी, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भाई जो वेवलेंथ होती है वो कितना होता है बेटा, h बाय p। p बोले तो मोमेंटम। ये हम लोगों ने ड्यूअल नेचर के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ था, एक बार आप चेक कर लेना अगर कोई दिक्कत लगे तो। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ना, वहां पर उसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो इंटीजर रहेगी। स्टेबिलिटी के लिए वेवलेंथ कैसी रहेगी, इंटीजर। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लो ये सेकंड ऑर्बिट था और ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट के अंदर वो कैसे मूव करेगा, वो ऐसे मूव करेगा कि यहां से यहां तक, देखो क्रस्ट और फिर क्या ट्रफ, एक वेवलेंथ हुआ, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, एक वेवलेंथ। फिर क्रस्ट और फिर क्या ट्रफ, ये कौन सा वेवलेंथ हुआ बेटा, सेकंड वेवलेंथ। थोड़ा डायग्राम चेक कर लेना बच्चों, थोड़ा अच्छे से बना लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला, ये सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो कितनी वेवलेंथ आई बेटा, 2। वैसे थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा तो कितनी वेवलेंथ आएगी, 3। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, 1। सेकंड में कितनी होनी चाहिए बेटा, 2, यानी 1 और 1 2। थर्ड में कितनी वेवलेंथ आएगी, 3। यानी जो वेवलेंथ आएगी वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। उसी के बेस पे इन्होंने क्या रिजल्ट बनाया, स्टेबिलिटी के लिए बोला ये जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस कितना था इसका, r। कौन से ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं सपोज। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू r। वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, कितने के बराबर होना चाहिए, कितनी वेवलेंथ है यहाँ पर, 2, यानी 2 इंटू क्या, वेवलेंथ लैम्डा। कौन से ऑर्बिट की बात करी थी, सेकंड की, यानी यहाँ पर क्या लगा दिया 2। जनरल टर्म की बात करूं तो क्या लगाता हूं बेटा, n लैम्डा। यानी जो वेवलेंथ आएगी वो इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए किसकी, लैम्डा की, है ना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ आती थी वो आती थी h बाय p। और p को क्या लिखा करते थे, p को लिखा करते थे मास इनटू वेलोसिटी। और यहां से वेवलेंथ कितना है बेटा, 2 पाई r बाय n। ये किसके बराबर आ गया, वेवलेंथ के बराबर। इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, h बाय mv, यहां से वेवलेंथ किसके बराबर था, h बाय mv के बराबर। और यहां से किसके बराबर आया, 2 पाई r बाय n, 2 पाई r बाय n। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखो mv और यहां पर क्या है r, तो इसको एक साइड ले जाओ। nh बाय 2 पाई किसके बराबर आ गया बेटा, mvr के बराबर। ये कौन सा पोस्टुलेट था बेटा, सेकंड पोस्टुलेट। ये किसने बता दिया, डी ब्रोगली ने बता दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बेटा किसके बारे में, एटम के बारे में। देखो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शॉर्ट टाइम के अंदर जितना हो सका मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी। फिर भी कुछ कमियां रह जाएं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लूंगा, ठीक है। चलो जितने हो सके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे बेटा किसके लिए, न्यूक्लियाई के लिए। थैंक्स अ लॉट, ओके बच्चों।